नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास पर जो हम लोगों की चर्चा चल रही थी, उसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि भारत का संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि क्या रही। पृष्ठभूमि के बाद हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर तक पर चर्चा इसके पहले भाग में कर ली। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 1858 से लेकर 1947 तक में भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास में किस तरीके से योगदान किया, उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसका पहला प्रावधान यह था कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सामग्री को सौंपा गया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सामग्री ने भारत में अपने प्रतिनिधि के तौर पर एक भारत सचिव को नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो भारत में कानून निर्माण का कार्य करेंगे। इसी के अंतर्गत इसका दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें सभी कानूनों एवं कार्यविधियों पर भारतीय सचिव की अनुमति आवश्यक कर दी गई। इसके पहले बात की जाए तो भारत सचिव की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता था, जैसा कि हम लोगों ने 1853 के चार्टर में देखा था। इसके तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तथा इसे भारत सचिव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो, जिसमें वायसराय और गवर्नर। वायसराय जब गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति था, किंतु जब वह देशी राजाओं से ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के तौर पर मिलता था तब उसे वायसराय कहते थे, और जब वह प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करता था तब उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। इसी का चौथा पॉइंट की बात करें तो वायसराय को ब्रिटिश में प्रतिवर्ष बजट पेश करने का अधिकार मिल गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष बजट पेश करने का अधिकार मिल गया था। इसी के अंतर्गत अगर देखें तो महारानी के घोषणा पत्र की कुछ बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें देखेंगे। इसके महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़ाया गया, जिसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला, भारतीय प्रजा को, इसमें कहा गया कि भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान ही समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका, भारतीयों को लोक सेवा में अपनी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार निष्पक्ष भर्ती की सुविधा दी जाएगी। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब भारतीयों के भौतिक और नैतिक उत्थान का प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहला, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में वृद्धि करके अब सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, जिसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, यह भी बताया गया। इसी का दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिली थी। इसी का तीसरा पॉइंट, 1865 में गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी
तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण करने की भी शक्ति मिल गई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला अधिनियम है हमारा शाही उपाधियों का अंत 1876। इसके दो महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया तथा दूसरा पॉइंट, भारत औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार में अंतरण कर दिया गया। 1892 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पहला पॉइंट है, प्रांतीय व केंद्रीय विधान में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था तथा निर्वाचन की व्यवस्था जिसके माध्यम से सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इसी का दूसरा पॉइंट, परिषद के अधिकारों में वृद्धि करके वार्षिक आय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। इसी का तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में इसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार उन्हें दे दिया गया था। इसी के अंतर्गत अगला अधिनियम हमारा 1909 का अधिनियम है, जिसके 1909 का अधिनियम अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर स्वीकार किया गया था। इसका पहला प्रावधान है, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर कानूनी सदस्यों को बहुमत स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया। स्थानीय निकायों के निर्वाचन परिषद का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। ये प्रांतीय निर्वाचन परिषद का चुनाव करते थे तथा प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करती थी। इसी का दूसरा पॉइंट, पहली बार इस अधिनियम का दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया, जिसमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में सचेंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसी का चौथा पॉइंट, विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया तथा सदस्यों को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं जनहित विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसी का पांचवा पॉइंट है, जिन क्षेत्रों को विधायिका से अलग रखा गया वे क्षेत्र थे सशक्त सेना, विदेशी संबंध तथा देसी रियासत। अगला अधिनियम हमारा 1919 का अधिनियम आता है। इसी अधिनियम के तहत द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसे हम अभी आगे देखेंगे। पहला पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, ये ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद को उच्च सदन तथा विधानसभा को निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। हालांकि कुछ सदस्यों को नामजद करने की शक्ति को भी बनाए रखा गया तथा प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत के आधार पर होना सुनिश्चित किया गया इसी अधिनियम के तहत। इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान
जो कि एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल के सदस्यों गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्यों का चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। मताधिकार का विस्तार किया गया तथा निर्वाचक मंडल हेतु अर्हताएं, मतलब क्या योग्यताएं होंगी उनके लिए, उसके बारे में भी इसी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया तथा सांप्रदायिकता तथा निवास संपत्ति आदि कुछ योग्यताएं प्रमुख थी। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रावधान 8 प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर प्रांत कहा जाता था, जिनमें द्वैध शासन की नई पद्धति की शुरुआत की गई तथा विषय 2 भागों में विभाजित कर दिए गए। पहला सुरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिया गया, जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति भारतीय मंत्रियों को दी गई। इसी का चौथा पॉइंट, इस अधिनियम में ही यह बताया गया था कि इस अधिनियम के 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की जांच हेतु एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा। वह आयोग प्रावधान 10 वर्ष पश्चात किया गया था, इसकी जांच हेतु एक आयोग बनाया जाएगा, किंतु परिस्थितियोंवश आयोग का गठन 1927 में ही करना पड़ा और 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन के बारे में कुछ बिंदु जान लेते हैं। 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम की धारा 84 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि इस अधिनियम की जांच हेतु एक आयोग बनाया जाएगा। आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसी कारण इसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जितने भी सदस्य थे वे सभी ब्रिटिशर्स थे, अर्थात अंग्रेज थे। इसी कारण वश इसका विरोध हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई तथा साइमन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग जो भारतीयों द्वारा की जा रही थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु एक अधिनियम पारित करते हैं। अगला अधिनियम हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम इतना विस्तृत था कि भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप की भी बात की जाए तो लगभग 321 इसमें 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद सीधे तौर पर 1935 के भारत शासन अधिनियम से ज्यों की त्यों उठा लिए गए हैं। इसी का पहला प्रावधान था, इसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत का होना अनिवार्य रूप से, अर्थात अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया। संघ का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इस संघ से भारतीयों के लिए एक राष्ट्रवादी भावना का जन्म हो सके। इसी के अंतर्गत देशी रियासत का शामिल होना या ना शामिल होना उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। इसी का दूसरा प्रावधान, प्रांतों में
1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, जिसमें भी विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला संरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। वही बात, संरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा, जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा। इसी का तीसरा पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय वरीयता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। इसी का चौथा पॉइंट, प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई और उसे प्रस्ताव पारित कर हटाया भी जा सकता था तथा विधानमंडल के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछकर उन्हें विधानमंडल में रखने का भी अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया। पांचवा प्रावधान, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा उड़ीसा और सिंध नाम के दो प्रांत बनाए गए। इसी अधिनियम में यह भी बताया गया था कि एक संघीय न्यायालय तथा एक संघीय बैंक का भी निर्माण या गठन किया जाए। अब 1947 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन देशों के रूप में अलग अलग तारीख को स्वतंत्र करने की बात कही गई थी। इसी का दूसरा पॉइंट, भारतीय रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, अर्थात उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे चाहें तो भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें। इसी का तीसरा पॉइंट, प्रत्येक डोमिनियन है तो अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, ऐसा भी इस अधिनियम में कहा गया था। इस अधिनियम का अंतिम बिंदु, प्रत्येक डोमिनियन का पृथक विधानमंडल होगा और वह विधानमंडल अपने अपने देश के लिए कानून का निर्माण करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।